के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। कोरोना के इस समय में जब हर एक जानकारी महत्वपूर्ण है, तब आज तक ई एजेंडा आज तक लेकर आया है आपके लिए, क्योंकि हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम ये मंथन जरूर करते हैं, हम एजेंडा जरूर तय करते हैं। आज का एजेंडा यही है कि जान और जहान के बीच संतुलन बनाते हुए किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। आज दिन भर कोरोना से जुड़े तमाम मुद्दों पर हम दिन भर अलग अलग सेशंस करेंगे, जो लगातार आप आज तक पर देख भी रहे हैं। इस समय जो सवाल पर हम चर्चा अपनी शुरू कर रहे हैं, हम अपने तमाम पैनलिस्ट से बात करें उससे पहले इस समय दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जान है तो जहान है, यही सवाल है हमारे सामने। और सत्येंद्र जैन जी, 3 मई की तारीख लोगों के सामने है। बीती रात हमने देखा कि किस तरीके से ये जो लोकल दुकानें हैं उन्हें खुलने की इजाजत दे दी गई, लेकिन दिल्ली में हम देख रहे हैं कि जो हॉटस्पॉट्स हैं, जो कंटेनमेंट जोन्स हैं, जिन्हें बहुत संजीदगी से भी लिया जा रहा है कि वहां से बाहर न फैले, इसीलिए उनकी संख्या बढ़ रही है। हम माने कि दिल्ली 3 मई के लिए तैयार है, या हम ये माने कि थोड़ा सा और बलिदान अभी देना हो सकता है? देखिएगा, जो कंटेनमेंट जोन है उनमें तो खैर शॉप्स नहीं खुलेंगी। कंटेनमेंट जोन में तो बिल्कुल एक्टिविटीज़ को स्टैंड सील किया गया है, पूरे एरिया को सील किया गया है, वहाँ पर नहीं खुलेंगी। और बाकी शॉप्स के लिए कल केंद्र सरकार ने आदेश दिया है, तो मुझे लगता है उस आदेश को हम पढ़ लेते हैं, शायद उसका पालन पूरे देश में ही होगा। जो भी आदेश केंद्र सरकार ने दिए तो सबको मानना ही होगा। क्योंकि दिल्ली राजधानी है, तो शुरुआत से सबसे पहले संक्रमण का अगर बहुत ज्यादा खतरा हम माने तो दिल्ली में ही रहा, लेकिन उसे एक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया गया। बहुत इलाकों में हम देख रहे हैं कि आज भी लोग पालन कर रहे हैं इसका, और कहीं कहीं पर इस तरह की समस्याएं भी आ रही हैं कि लोग बड़ी संख्या में निकल आते हैं अपने घरों से। ऐसे में डॉक्टर सरीन की तरफ से एक बात कही गई थी कि 16 मई की तारीख की तरफ वो ज्यादा देख रहे हैं कर्व फ्लैटन करने के लिए। देखिए, पहली बात तो ये कि जो रेस्ट्रिक्शंस हैं या लॉकडाउन है 3 तारीख तक रहेगा या 3 तारीख के बाद ख़त्म हो जाएगा, इसके लिए मुझे लगता है आज फैसला करना बहुत मुश्किल है। अभी 8-9 दिन बचे हुए हैं। मुझे लगता है 1 तारीख या 2 तारीख के आसपास जाके इसके बारे में सही से विचार हो पाएगा, फाइनल हो पाएगा। क्योंकि जितने भी केसेस आ रहे हैं, डे टू डेज की सारी समीक्षा की जा रही है, कितना बढ़ रहा है। एक समय था दिल्ली के अंदर 3 दिन में डबलिंग थी, फिर ऐसा हुआ 6 दिन में डबल रहने लगा, फिर 7 दिन में डबल हुआ, आज 13 दिन में डबल है। तो जो रेट ऑफ ग्रोथ है, जो इस बीमारी की ग्रोथ है, अगर 3 दिन में डबल होता है तो बहुत ही भयानक हो जाता है। और अभी 13 दिन में है, तो हमें थोड़ा संतोष है कि हाँ 13 दिन में डबल हो रहा है। तो इसको देखना पड़ेगा कि भाई डबलिंग रेट जो है वो कितना रहता है। सत्येंद्र जैन जी, पैरेलल तैयारियां भी चल रही हैं सरकार की। दरअसल लॉकडाउन का सीधा मतलब यही होता है कि जब तक लोग संक्रमण को फैला नहीं रहे, एक दूसरे से नहीं मिलजुल रहे हैं, तब तक सरकार अपनी तैयारी दुरुस्त कर ले। दिल्ली में भी तैयारियां चलती रही हैं। आज की तारीख में स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर आप कितने आश्वस्त हैं कि कितनी भी बड़ी समस्या हो जाए हम तैयार हैं? देखिए, कितनी भी बड़ी तो नहीं, पर बहुत बड़ी तक तो हम बिल्कुल तैयारी कर चुके हैं। आज दिल्ली के अंदर जो हमारे बड़े अस्पताल हैं उन सब में मिलाकर 481 पेशेंट्स एडमिट हैं। हमारे पास इससे 6-7 गुना बेड हमने तैयार किए हुए हैं। 3500 बेड तो बड़े अस्पतालों में ही हैं। उसके बाद हमारे डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर के नाम से 3 हॉस्पिटल और हैं, 500 बेड उसमें भी हैं। मतलब अस्पतालों में हमने 4000 बेड डेडिकेट करके रखे हुए हैं, जिसमें कुल मिलाकर लगभग 500 के करीब पेशेंट हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो 4000 को बढ़ा के हम और भी आगे बढ़ा लेंगे, तुरंत बढ़ा लेंगे। और वो प्लान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 20 दिन पहले बताया भी था कि दिल्ली के अंदर अगर तो कुल मिलाकर 30-35 हज़ार पेशेंट भी होते हैं तो उस तक की प्लानिंग हमने पूरी कंप्लीट प्लानिंग की हुई है। आज दिल्ली में 2514 पेशेंट टोटल पॉजिटिव अभी तक आए हैं। तो यानी इससे अगर 10 गुना, 12 गुना, 14 गुना पेशेंट भी हो, तब तक की प्लानिंग हमने कंप्लीट प्लानिंग कर रखी है। दरअसल सरकारों का तरीका भी यही होता है कि आप जितने पेशेंट एक समय पर आ रहे हैं, एक तो आप कोशिश करें कि मरीजों की संख्या न बढ़े, और दूसरी तरफ जितने मरीज आ रहे हैं, जिस तरीके से उनकी बढ़त हो रही है संख्या में, उस हिसाब से आप तैयारियां रखें। हमारे साथ डॉक्टर नरेश त्रेहन, जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मेदांता द मेडिसिटी के हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर त्रेहन, सरकार की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि अगर आज की तारीख में लॉकडाउन नहीं होता तो संक्रमण की संख्या बहुत अधिक होती। बीते 30 दिनों का हम आकलन यहां पर कर रहे हैं आज ई एजेंडा के साथ। आप बीते 30 दिनों में हिंदुस्तान के उठाए कदमों से
कितने संतुष्ट हैं एक डॉक्टर के नाते? बहुत ज्यादा। ये सही बात है कि अगर जो लॉकडाउन नहीं होता तो हमारी जो मुसीबत बहुत बढ़ जाती आज तक। तो इसीलिए लॉकडाउन का फायदा बहुत हुआ है कि एक तो चेन में ब्रेक आया है, दूसरा इसकी जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसके ऊपर बहुत कंट्रोल है। अगर जो आप इसकी तुलना और देशों से करेंगे जहां लॉकडाउन इफेक्टिव नहीं था या नहीं किया गया, तो उनके अंदर बहुत रैपिडली ये फैला है। तो ये बहुत संतुष्टि की बात, ये दो बातें हैं। एक तो टोटल नंबर कम बढ़ रहा है, दूसरा ये है कि हॉटस्पॉट्स जो है वो उनका पता लग गया है। तो ये आज के दिन गवर्नमेंट की जो तैयारी है कि हॉटस्पॉट्स को तो लॉकडाउन रखना ही है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहां पे जो संख्या बढ़ती जा रही है और वहीं पे जब तक उसमें ड्रॉप नहीं आएगा तब तक उन हॉटस्पॉट्स को खोलने का कभी भी मेरे ख्याल नहीं करना चाहिए। पर अगर जो आप दूसरी तरफ से देखेंगे इसको, कि आप ये भी देख रहे हैं कि काफी लोगों को तकलीफ हो रही है, खास करके जिन बेचारों को जो लेबर बाहर दूर से बैठी हुई है घर के बाहर, उनको खाना वगैरह मिल रहा है पर मतलब सबको भी इतनी पूरा नहीं मिल रहा, शेल्टर नहीं है, बहुत सारी तकलीफें हैं और इकोनॉमिकली बहुत उनका बुरा हाल है। सो इसका तरीका तो ये, जैसे जैन साहब ने कहा अभी कि अभी 9 दिन और हैं, और 9 दिन से मतलब 7 दिन 6 दिन इसके बाद हम देखें कि क्या आंकड़े हैं, कहाँ कहाँ हॉटस्पॉट्स हैं, कहाँ कहाँ ग्रीन जोन्स हैं, कहाँ कहाँ येलो जोन्स हैं, उसके हिसाब से इसको आहिस्ते आहिस्ते खोला जाए। खोलना भी जब है तो इकट्ठा नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि फिर तो इसका कोई अंदाजा नहीं कि कितना फैलेगा और इसको कैसे संभालेंगे। अगर जो हम जैसे 10% एक्टिविटी शुरू करते हैं, जैसे अब फार्म सेक्टर शुरू हो गया, अब फार्म सेक्टर को हमें ये देखना है कि पूरी उनकी जो चेन है, कटाई से लेके मार्केट तक, मंडी तक, जो हमारी ये हमने प्रिकॉशन जो करी हुई हैं, जिसको डिस्टेंसिंग और मास्किंग और हैंड हाइजीन कहते हैं, अगर जो इन तीनों के ऊपर अमल हो रहा है, मंडीज ऐसी बन गई हैं जिनके अंदर ओवर क्राउडिंग नहीं होती, जो कोरोना प्रूफ बनाई गई हैं, जिसके अंदर डिस्टेंसिंग होगी। जब ये एस्टैब्लिश हो जाएगा आने वाले 2, 4, 5 दिन में, तब पता लगेगा हमें कि इसका कितना नुकसान हुआ है। और अगर जो ये ठीक रहा तो हिम्मत बढ़ जाएगी कि नेक्स्ट सेक्टर को भी खोला जाए, नेक्स्ट सेक्टर को भी खोला जाए। अब जैसे उद्योग, मेरे जो जैसे किसी की बात होती है कि मेरी फैक्ट्री तो खुलने की परमिशन मिल गई, पर जहां मेरे पार्ट्स बनते हैं जो आसपास के जोन्स में हैं, अगर जो वो नहीं खुलेंगे तो मैं मैन्युफैक्चरिंग कर ही नहीं सकूंगा। तो इस सब चीजों को ये हमारे पास टाइम है, इन चीजों को बहुत ध्यान से मेजर करके इसको खोलते जाना चाहिए आहिस्ते आहिस्ते। जैसे आज दुकानें खुली हैं, अगर जो वो छोटी दुकानें कहीं जो रेजिडेंशियल एरियाज में खुली हैं, उसके अंदर अगर जो लोग ये जो बताते हैं हम कि ये प्रिकॉशंस लेनी है आपने, डिस्टेंसिंग की, मास्किंग की और हैंड हाइजीन की, और संतुष्ट होके अपनी सप्लाईज लेते हैं, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि पब्लिक का बिहेवियर पैटर्न ठीक है। अगर जो पब्लिक का बिहेवियर पैटर्न ठीक है तो हम नेक्स्ट स्टेप भी ले सकते हैं। अगर जो अभी भी लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे और लापरवाही करेंगे, तब तो हमें ये भी पता लग जाएगा कि ये अभी इसका लॉकडाउन का पूरा इफेक्ट नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से इसको आहिस्ते 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 खोलना चाहिए, क्योंकि अगर जो एक्टिविटी शुरू ही नहीं होगी तो पता भी नहीं लगेगा। दूसरा, अगर जो हम जैसे 10% खोलेंगे, हमें पता लग जाएगा आने वाले 1 हफ्ते में कि क्या हुआ है उसका। उस एक्सपीरियंस से हम अगले हफ्ते कुछ एक और स्टेप ले सकते हैं। तो इसलिए ये प्रोग्राम बन सकता है कि आने वाले 3-4 हफ्ते में काफी सारे ग्रीन जोन और येलो जोन्स को खोल दिया जाए। रेड जोन्स को तो परमानेंटली बंद रखना है, जब तक वहां पे जो संख्या है वो कम होती जाए और वो क्लीन हो जाए, तब उनको खोलना चाहिए। और वाकई लोगों के सामने एक एग्जाम्पल भी है, क्योंकि दिल्ली में जो एक हॉटस्पॉट था उसे खोला गया, उस अपार्टमेंट को खोला गया, क्योंकि लोगों ने पालन भी किया था उसका। हमारे ई एजेंडा के इस सेशन में हमारे साथ डॉक्टर राजेश पारिक, जो कि डायरेक्टर हैं मेडिकल रिसर्च एंड न्यूरो साइकाइट्रिस्ट, जसलोक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार, चेयरमैन सेंटर फॉर चेस्ट सर्जरी एंड डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ रोबोटिक सर्जरी एट सर गंगाराम हॉस्पिटल। बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर पारिक, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि अगर सरकार अपनी तरफ से कह रही है कि जो कर्व है वो फ्लैटन होना शुरू हो रहा है, क्या हम सही माने इस चीज को? जो आंकड़े हमारे सामने हैं, बिल्कुल सही तस्वीर हिंदुस्तान की पेश कर रहे हैं पिछले 30 दिनों की। बिल्कुल बिल्कुल। हमको
इस समय अपने गवर्नमेंट पे डाउट नहीं रखना चाहिए, अपने गवर्नमेंट पे विश्वास रखना चाहिए, लेकिन हमको यही नहीं देखना चाहिए कि बीमारी का क्या हो गया है। सब लोग बीमारी के आंकड़े देख रहे हैं, आप भी दिखा रहे हैं, तो बीमारी पे तो असर अच्छा ही हो रहा है। जैसे आप पूछ रहे हैं, कर्व फ्लैटन होना शुरू हो गया है, तो जो भी लॉकडाउन अभी 1 महीने से चल रहा है उसका तो अच्छा असर हो रहा है। लेकिन ये लॉकडाउन का हमारे जो एफर्ट्स है उसका वायरस पे क्या असर हो रहा है और हमारे पे क्या असर हो रहा है, ये 3 चीज अलग अलग है। एक बीमारी है, एक वायरस है और एक हम सब लोग हैं। तो वायरस पे इसका क्या इफेक्ट हो रहा है हमको ठीक तरह से पता नहीं है। हमको ये नहीं समझना चाहिए कि वायरस को हमने खत्म कर दिया, क्योंकि वायरस म्यूटेट हो रहा है। अभी तक 2 म्यूटेशन आ गए हैं, ए वायरस, बी वायरस, सी वायरस, अलग अलग है। तो वायरस म्यूटेट होके वापस आ सकता है। वायरस पे ज्यादा करके कुछ इफेक्ट नहीं हुआ है, ये हमको याद रखना चाहिए। लेकिन हमारे ऊपर, इंसानों पर बहुत ही गहरा असर पड़ गया है। मेरे खुद पर बड़ा असर पड़ गया है। एक क्या है, हम लोग बहुत गर्व से जी रहे थे कि बाकी सब जानवर कम है हमारे से, हम किसी को भी मार सकते हैं, किसी को भी खा सकते हैं। हम बहुत गर्व से एक्सपैंड कर रहे थे। अभी हम एक छोटे से वायरस ने हमको एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। ये शुरू क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग फॉरेस्ट में जाके जो बैट्स थे उनको भगा रहे थे, उनको खा रहे थे, इसके वजह से ये हुआ है। तो ये हमको समझना चाहिए। दूसरा, ये वायरस कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, ये बिल्कुल नहीं देख रहा है। तो हमको अभी ये सब जरा भूलना चाहिए। वायरस ने हमको ये दूसरा सबक सिखाया है। तीसरा, कौन सा देश बहुत ही पैसा है, किसके पास बहुत बॉम्ब है, कौन सा देश गरीब है, बांग्लादेश में और अमेरिका में क्या फर्क है, ये वायरस कुछ नहीं जानता है। तो हमको ये सबक अभी हम सीखने लगे हैं, इसको हमको भूलना नहीं चाहिए। और इंडिविजुअली मैं आपको बता सकता हूं, मैं ज्यादा मीडिया नहीं देख रहा था। अभी मीडिया इतना बड़ा काम कर रहा है, मीडिया सब लोग को इतना सारा समझा रहा है, ये हमको सीखना चाहिए। मुझे लगता था सोशल मीडिया एक तरह की बीमारी हो गई है, सब लोग सोशल मीडिया पे है, लेकिन आज सोशल मीडिया हमको बचा रहा है। गूगल अभी भी आपको अपडेट देगा कि फोन का ट्रैफिक कितना बढ़ गया है, काम में जाने का कितना कम हो गया है, सिनेमाज में कितना कम हो गया है, हॉट जोन क्या है, ग्रीन जोन क्या है। तो ये मीडिया हमको बहुत अच्छी तरह से सिखा रहा है। मैंने अभी तक कभी सेलफोन नहीं रखा था, कभी भी नहीं। मुझे लगा सेलफोन रखूंगा तो मैं मरीज के साथ बात नहीं कर सकूंगा, किताब नहीं पढ़ सकूंगा, सोच नहीं सकूंगा। लेकिन वही सेलफोन अभी मेरी मदद कर रहा है। मैं मरीज के साथ सेलफोन पे बात करता हूं, आपके साथ फोन के तरीके से बात करता हूं। ये सब हमको याद रखना चाहिए कि जो हमारे विचार थे पहले के, वो अचानक अभी बदल गए हैं। हमको एक तरह की ह्यूमिलिटी से तकनीक जो है वो जीतना चाहिए। पेशेंट के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के बावजूद पर्सनल टच रखने में मदद कर सकती है आगे भी डॉक्टर्स की। डॉक्टर त्रिहन, बहुत सारी रिसर्च भी चल रही है। मैं आपको कल दिल्ली सरकार की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को चर्चा में लाना चाहूंगी जहां पर अरविंद केजरीवाल ने आकर कहा कि प्लाज्मा थेरेपी हमारे यहां रंग ला रही है। हालांकि दुनिया के कई देशों में हमने देखा था, देश में भी कई दूसरे हिस्सों से आया था, इसीलिए डोनर्स को ढूंढना शुरू हो गया था। प्लाज्मा थेरेपी कितना निर्णायक रहेगा डॉक्टर त्रिहन? जो इसकी बेसिस है वो तो काफी साउंड है कि अगर जो किसी को ये एंटीबॉडीज डेवलप हो गई हैं क्योंकि उनको इन्फेक्शन हुआ था और सरवाइव कर गए, तो वो एंटीबॉडीज को किसी और पेशेंट को देने के लिए जिसको जरूरत है, जो बीमार हो रहा है, उससे फायदा हो सकता है। थ्योरेटिकली ये तो बात सही है। अब जब भी हमारी कोई मेडिकल थियरी होती है, उसको टेस्ट करने के लिए कई तादाद में उसको यूज करना पड़ता है, तो पता लगे कि कितने लोगों को फायदा हुआ, कब फायदा हुआ। एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारे को आती है हेल्थ केयर में कि हम अगर जो इस थेरेपी को वेट करेंगे जब तक पेशेंट बहुत ही बीमार हो गया, तो इसकी एफिकेसी हो सकती है कि इतनी ना हो। तो हमें वो विंडो ढूंढनी है कि किस विंडो में हमें लोगों को ये प्लाज्मा थेरेपी देनी चाहिए। उससे पता लगेगा कि इसका कितना असर हुआ और कितने लोग रिकवर हुए, और जो सीरियसनेस की तरफ जा रहे थे, जिनके लंग्स को ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम शुरू हुआ पर वो वेंटिलेटर पे नहीं पहुंचे अभी, तो उनको हमने वेंटिलेटर से बचाया।
कि क्या इसकी एफिकेसी है। तो ये होना तो चाहिए और इसके ऊपर बहुत काम होना है। मेरे को ये भी लगता है कि डोनर्स बहुत विलिंग होंगे कि वो अगर जो उनसे हम कहेंगे कि आप डोनेट करो तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो रिकवर हुए। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि इस लॉकडाउन का जो बैड इफेक्ट क्या हो रहा है, इसलिए मैं बोल रहा था कि पेशेंट्स को तकलीफ हो रही है। जो हमने बंद किया था इलेक्टिव सर्जरीज वगैरह, इलेक्टिव ट्रीटमेंट जो बंद किया था, उससे क्या हुआ है, वेट करते 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 कई लोग सीरियस हो गए हैं। कुछ लोगों की जान भी चली गई जो हॉस्पिटल नहीं पहुंच सके या जिनको हार्ट प्रॉब्लम थी या कैंसर। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि एक तो पब्लिक को भी पता होना चाहिए कि अब वेट कर करके आप इतना मत वेट करें। हॉस्पिटल्स खुले हैं, हॉस्पिटल्स अब कोविड हॉस्पिटल्स बन गए हैं, तो डरे नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल्स अब जो नॉन कोविड हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर पूरी ट्रीटमेंट चल रही है, डॉक्टर काम कर रहे हैं। अगर जो आपको तकलीफ है तो आप जाएं। अगर जो आप कहीं लॉकडाउन एरिया में है तो हम, क्योंकि जैसे क्रॉस बॉर्डर करना होता है, तो हम प्रिस्क्रिप्शन भेजते हैं, उसका पुलिस फोर्स भी आदर कर रही है और पेशेंट्स को हॉस्पिटल्स पहुंचने को की सुविधा दे रही है। तो इसीलिए ये ना हो कि और लोगों की जान जाए, क्योंकि ये हो सकता है कि हमें और भी लॉकडाउन को एक्सटेंड करना पड़े। पर जो पेशेंट्स जिनको तकलीफ है, जिनको ट्रीटमेंट चाहिए, उनको नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ये भी हमने बहुत सुना है कि डर के मारे लोग फ्रीज हो गए घर के अंदर और अपनी ट्रीटमेंट नहीं करा रहे। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने जब पहले लॉकडाउन की घोषणा की थी डॉक्टर त्रेहन, तो उस समय उन्होंने कहा था कि अगर आप ऐसी बीमारी है या ऐसी सर्जरी चाहिए जो कुछ दिनों के लिए आप पोस्टपोन कर सकते हैं तो उसे कीजिए। आपका कहना है कि वो दौर अब निकल चुका है और अब हॉस्पिटल्स बाकी मर्ज के लिए भी, बाकी बीमारियों के लिए भी अब पूरी तरीके से, जो नॉन कोविड हॉस्पिटल्स हैं वो पूरी तरीके से मरीजों की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जैसे कैंसर है, कैंसर तो ग्रो करता जाएगा, हार्ट डिजीज ग्रो करती जाएगी, जिसको कोई और बीमारी है, लंग प्रॉब्लम है, कुछ भी है, एस्मा है जो ट्रीट पूरा नहीं हो रहा, उनको सबको अपनी ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। अब रुक के अपना नुकसान नहीं कराना चाहिए, क्योंकि वो 4 हफ्ते तो निकल गए। अब ये है कि हॉस्पिटल्स में भी हमें पता लग गया कि कैसे पेशेंट्स को प्रोटेक्ट करना है, हमें डॉक्टरों को भी कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो ये बातें जो 4 हफ्ते में डेवलप हुई हैं, इससे फायदा है। और वो जो पुरानी प्राइम मिनिस्टर जी ने बात कही थी, सही बात कही थी कि जो चीज पोस्टपोन हो सकती है उसको करें। तो जो हो सकती है, जो क्रॉनिक मतलब, बट जिसकी क्रॉनिक डिजीज अब एक्यूट हो रही है, जैसे अब डायलिसिस वाले पेशेंट्स को काफी, ये कल ही आंकड़ा आया कि 9 पेशेंट्स की डेथ हो गई क्योंकि वो डायलिसिस उनको नहीं मिल रहा था, वो पहुंच नहीं सकते थे हॉस्पिटल में। गॉल ब्लैडर किसी का था जिसकी सर्जरी होनी थी, उसमें इन्फेक्शन हो गई तो उनको सेप्सिस हो गया। ऐसी ऐसी बातें बहुत सारी आ रही हैं पब्लिक से। तो हार्ट अटैक हुए, लोगों को हार्ट अटैक हुए, कोई किसी की मृत्यु हो गई। तो इसमें बहुत मतलब ये भी प्रॉब्लम हो रहा है जिसको हमें डील करना है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार भी हमारे साथ जुड़े हैं और ब्रेक के फौरन बाद हम उनके पास चलेंगे। हम आपको बता दें कि दिन भर आज तक पर ये ई एजेंडा आज तक चल रहा है, जो कोरोना के अलग अलग पहलुओं पर अलग अलग सेशंस में हम चर्चा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये एजेंडा आज तक, क्योंकि आज दूरियों के समय में, यानी सोशल डिस्टेंसिंग की समय में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बातचीत तो करें, लेकिन जरा दूर दूर से। इसीलिए आज तक पर ये जो हम मंथन कर रहे हैं अलग अलग मुद्दों पर, उसमें अपने मेहमानों से भी थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए उनसे सीधा सवाल जवाब कर रहे हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार, पिछले 30 दिनों की बात हम कर रहे हैं। पिछले 30 दिनों में किस तरीके से हम आगे बढ़े, क्या क्या अभी तक हुआ है, और उसमें एक रिसर्च बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। हालांकि चूंकि कल ही अमेरिका में होमलैंड सिक्योरिटीज की तरफ से जो स्टडी की गई थी, डोनाल्ड ट्रंप ने उसे एक अलग एंगल दे दिया, वो अलग बात है। लेकिन गर्मी को लेकर जो MIT, उसके बाद होमलैंड सिक्योरिटीज, ये सारी चीजें जो कहती आई हैं, हम उन चीजों में, इस तरह की रिसर्च में कितनी उम्मीद देख सकते हैं? श्वेता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। अच्छा, पहले तो आज रमजान का मुबारक महीना शुरू हो रहा है। देशवासियों को रमजान की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। दूसरा, आज की ये जो रिसर्च आई है टेम्परेचर के बारे में, जिसमें उन्होंने शो किया है कि टेम्परेचर जोन्स में वायरस के सरवाइव करने की कैपेबिलिटी को चेक किया है कि अगर हमारा टेम्परेचर इतना हो, 24 से 28 हो, तो ये इतने घंटे लास्ट करेगा, इतना। और उन्होंने शो किया था कि अगर 35 डिग्री से ऊपर हो तो वो कोई 1 घंटे लास्ट करेगा। तो
यह एक बाहर की स्टडी है जिसमें उन्होंने इन वाइट्रो जिसे कहते हैं उसमें शो किया है। मैं इसको कॉशन के साथ एक्सेप्ट करूंगा। ये बहुत लोग मान रहे हैं कि टेम्परेचर का कहीं ना कहीं वायरस के ग्रोथ पे असर पड़ेगा, लेकिन मैं दो चीजें बताऊं। ये तो बाहर का टेम्परेचर है। जब आप अपने देश में टेम्परेचर की बात करते हैं तो हमारा बाहर का टेम्परेचर तो शायद 35-40 पहुंच रहा है, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि हम कितने लोग सीधे धूप के नीचे घंटों तक खड़े रहते हैं, और अगर मैं खांसूं और आप मेरे 1 मीटर के जोन के अंदर हैं तो क्या मैं और आप 35-40 डिग्री के टेम्परेचर पे ही खड़े होंगे? हम ज्यादातर लोग घरों के अंदर हैं, बहुत से लोग एसी के अंदर हैं, कुछ लोग पंखे कूलर के अंदर हैं। तो बाहर के टेम्परेचर के ससेप्टेबिलिटी को हम अपनी स्प्रेड के बारे में कर लें। मैं अभी इसको थोड़े से पिंच ऑफ सॉल्ट के, मैं इसको एक उम्मीद जरूर देखूंगा, लेकिन इसको टोटली एक्सेप्ट करने की जगह एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ करूंगा कि हमें जो हमारे और प्रूव्ड मेथड्स हैं, हमारा सोशल डिस्टेंसिंग बिना डाउट, हमारा हैंड वॉश करना बिना डाउट, फेस को कवर करना बहुत महत्वपूर्ण। तो मैं कहूंगा कि अब पोस्ट लॉकडाउन पीरियड में हमारी जिंदगी एक तिपहिया वाहन हो जाएगी, और उस तिपहिये वाहन के 3 पहिए होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग और फेस कवर। और अगर इन 3 पहियों में हम अच्छी तरह हवा भर के चलेंगे तो हमारा ये ऑटो जो है वो सेफली चलता रहेगा। लेकिन अगर इसमें हमारी पब्लिक ने वायलेशन किया तो ये जो 1 महीने में हमने जो कुछ गेन किया है उसको लूज करने में बहुत कम टाइम लगेगा। इसलिए अपने 1 महीने की गेन पे खुशी मनाना बहुत अच्छा है, हम सही दिशा में हैं, लेकिन अगर हम ये सोचने लगे कि हमने इस लड़ाई को पार पा लिया है, हमने कोरोना पे विजय पा ली है, तो वो एक प्री मैच्योर है। मैं कहूंगा कि ये एक मल्टी राउंड वॉर है, जैसे बॉक्सिंग का मैच होता है। अभी 1 राउंड, पहला राउंड हमने जीता है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, और हमें ये 3 सिद्धांतों को अगले कई महीने तक 100% पालन इसका करना पड़ेगा, और अगर हमने नहीं किया तो हमें उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बहुत दिलचस्प तरीके से आपने समझाया है। मुझे लगा कि लोगों के मन में ये बात वाकई ये घर कर जानी चाहिए। ये जो बॉक्सिंग मैच का आपने एग्जाम्पल दिया कि 1 बाउट आपने जीता है, अभी पूरा मैच नहीं जीता है, तो 1 महीने के लॉकडाउन को अभी तक क्या, अभी तो 10 दिन और लॉकडाउन के बाकी हैं, लेकिन उस नजरिए से देखना है। तो डॉक्टर अरविंद, आपके हिसाब से ये 40 दिन पूरा होने के बाद भी अगर हम समझें कि सरकार आगे लॉकडाउन चाह रही है या आंशिक लॉकडाउन चाह रही है, या सोचे कि स्टेज बाय स्टेज हम अलग अलग सेक्टर्स को अलग अलग छूट दें, लेकिन इसके बावजूद जब तक कोई वैक्सीन या जब तक कोई दवाई, कोई उपचार सामने नहीं आ जाता है, क्या हमें इसी नियमबद्ध तरीके से, इसी डिसिप्लिन से जीना होगा जब तक दुनिया हम कहें पूरी मुक्त न नजर आए? क्योंकि आज तो ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, कोई भी कहीं से भी कहीं भी आ जा सकता है। जी, तो पहली बात तो देखिए, हम सबको समझना है कि लॉकडाउन और टेस्टिंग या आइसोलेशन, क्वारंटाइन, ये सब स्प्रेड को रोकने के तरीके हैं। इनमें से कोई भी वायरस को मारने का तरीका नहीं है। इन सब के द्वारा हम वायरस के संक्रमण को रोक रहे हैं, उस पर काबू पा रहे हैं। अल्टीमेटली उसको जीतने के लिए 2 तरीके होंगे। या तो हमारे पास इम्यूनिटी डेवलप हो, जिसके 2 तरीके हैं। एक हर्ड इम्यूनिटी वाला तरीका है जिसमें हम सबको इन्फेक्ट होने वाले, लेकिन मैं उसके फेवर में नहीं हूं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा डेथ्स होंगी। दूसरा तरीका है कि हम कोई वैक्सीन डेवलप करके उसके द्वारा अपने में सब में इम्यूनिटी डेवलप करें। उसके लिए हमें एक सेफ और हाईली इफेक्टिव वैक्सीन चाहिए, जो मेरे हिसाब से अभी कम से कम 6 महीने दूर है। चाहे कितना भी प्रयास करें, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसके जो स्टेप्स होते हैं उसको आप बाईपास नहीं कर सकते। दूसरा तरीका होता है कि कोई डॉक्टर अरविंद, जी, इस पे जो वैक्सीन की भी बात आपने की है या फिर दवाइयों की बात की है, आप लगातार आज तक पर ये एजेंडा देख रहे हैं जिसमें कोरोना से जुड़े तमाम मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस समय बारी डॉक्टर्स की है, क्योंकि जान बचाने पर चर्चा हमारी चल रही है। लॉकडाउन कितना महत्वपूर्ण है वो 30 दिनों तक उसे निभाकर हर हिंदुस्तानी ने दिखाया है, लेकिन अभी आगे और लंबा सफर है। हमारे साथ डॉक्टर पारिक और डॉक्टर अरविंद कुमार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पारिक, हम वैक्सीन पर चर्चा कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में
रफ्तार तेज करने की कोशिश हुई है। भारत में भी ये कोशिश की जा रही है कि जो पहले से जो वैक्सीन हैं उनके कोरोना ट्रायल्स ह्यूमन पर हों, और उसके लिए अभी परमिशन की भी बात हो रही है। हम जो रफ्तार तेज करने की कोशिश देख रहे हैं, या फिर जो हम उस वैक्सीन की बात कर लें जिसके ह्यूमन ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं, वॉलंटियर्स वहां पर हमें तस्वीरें भी देखी, बड़ा आश्वस्त करती हैं वो तस्वीरें कि चलिए ट्रायल्स शुरू हुए हैं, वरना तो लंबा समय लगता है और कहा जा रहा था अगले साल के अंत तक हो सकता है वैक्सीन आए। क्या हम समझें कि इन सारी कोशिशों की वजह से, और जो कहा जा रहा है 6 कम से कम ऐसे वैक्सीन हैं जिनका इंसानों पर ट्रायल इस समय शुरू या तो हुआ है या होने को है, वो हमें और उम्मीद दे रहे हैं? डॉक्टर पारिक से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर अरविंद कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर अरविंद, आप बता रहे थे अलग अलग उपायों के बारे में, और उसमें आपकी पहले सुझाव पर मैंने आपको कुछ देर के लिए रोका था, क्योंकि वैक्सीन पर लोग बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हैं, और यही सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूं। जी देखिए, वैक्सीन एक पोटेंशियली बहुत अच्छा मेथड है, लेकिन वैक्सीन के लिए 2 रिक्वायरमेंट्स बहुत जरूरी हैं। पहली बात तो वो वैक्सीन सेफ होना चाहिए, और दूसरी बात वो वैक्सीन इफेक्टिव होना चाहिए। वो कम से कम 90-95% लोगों में उससे इम्यूनिटी डेवलप होना चाहिए। तो जब हम कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करके लाते हैं, जो वैक्सीन का नॉर्मल प्रोसीजर होता है, उसमें फेज 1, फेज 2, फेज 3 3 तरह के ट्रायल होते हैं। पहले उसको एनिमल्स पे ट्राई करते हैं, फिर एक छोटी सी संख्या में इंसानों पर, फिर थोड़ी बड़ी संख्या में इंसानों पर, और फिर बहुत बड़ी संख्या में इंसानों पर, जिसमें उसकी सेफ्टी और उसकी इफेक्टिवनेस दोनों चीजें देखी जाती हैं। अब इस सूरत में क्योंकि हमको इसकी जल्दी जरूरत है, तो कई जगहों पर इन तीनों फेजेस को मिला करके कुछ वॉलंटियर्स पे ट्राई किया जा रहा है। लेकिन हम उसको कितना भी फास्ट फॉरवर्ड करें, कोई भी चीज जो पूरी विश्व की पॉपुलेशन को दी जाएगी, उसकी सेफ्टी और एफिकेसी एस्टैब्लिश करना जरूरी है। तो जहां तक मुझे सारे ट्रायल्स के बारे में पढ़ के लगा है, मुझे नहीं लगता कि अर्लीस्ट टू अर्लीस्ट इस साल के अंत से या अगले साल के अर्ली मंथ से पहले कोई भी चीज आने वाली है हमारे रियल यूज के लिए। तो उसका वेट करके हम आज कहें कि हम आज की अपना बिहेवियर उस पर कर दें, तो वो कम से कम अगले कुछ महीनों में तो नहीं है। उसी तरह से दवा की बात करें तो बहुत सारी, कम से कम 20 ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसको हम फ्रंट लाइन मेडिसिन कहते हैं, जिन पर पूरे विश्व में ट्रायल हो रहा है। मैं उनका सबका नाम नहीं लूंगा, क्लोरोक्विन से लेकर एंटीवायरल से लेकर प्लेसेंटा एक्सट्रैक्ट तक बहुत सारी चीजों पे। कई सारी चीजें कंपनीज की हैं, तो वो चुपचाप उसको लीक कर देते हैं कि इसमें अच्छा हुआ, लेकिन जब दूसरी जगह वो ट्रायल होता है तो पता लगता है। तो ऐसे में एकदम से किसी नतीजे पे पहुंचना संभव नहीं है। लेकिन आज 25 अप्रैल की तारीख में ये स्थिति है कि कोई भी ऐसी दवा नहीं है जिसको इफेक्टिव क्योर के रूप में प्रेजेंट किया जा सके। तो वैक्सीन अभी कई महीने दूर है, दवा अभी होराइजन पे कोई है नहीं। तो हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास लौट फेर करके वही ऑटो के 3 पहिए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन और फेस को कवर करके रखना। अपने 1 महीने की बात की थी श्वेता जी, इस 1 महीने में हमने राउंड 1 तो जीता है। अब हमारी देश की जनता का जो असली ट्रायल है वो लॉकडाउन के बाद शुरू होगा। अगर हम सब 130 करोड़ भारतवासी उसी संयम और उसी अनुशासन के साथ आने वाले समय में अपनी जिंदगी को एक न्यू नॉर्मल के रूप में मान के, कि जो लोग घर से काम कर सकते हैं वो घर में ही रहें, हम अपने वृद्ध लोगों को बचा के रखें, और जिनको जाना बहुत जरूरी है सिर्फ वही लोग ऑफिस में जाएं, और वो भी इन 3 नियमों का पालन करें। तो ये पोस्ट लॉकडाउन पीरियड हमारी जनता के संयम और अनुशासन का टेस्टिंग टाइम होगा, और इस टेस्ट में अगर हम पास हो गए तो अल्टीमेटली हम कोरोना पे जरूर विजय प्राप्त करेंगे।
डॉक्टर पारिक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर पारिक, मुझे लगता है आप अपने मोबाइल के बारे में इतना कहा कि उसे नजर लग गई है कुछ देर के लिए, इसलिए हमारा कांटेक्ट बार बार टूट रहा है। लेकिन ये बताइए कि क्योंकि हमने चर्चा शुरू की थी कि जो कोविड हॉस्पिटल्स और नॉन कोविड हॉस्पिटल्स जो कोरोना के संक्रमित हैं और जो जिनको ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि उन्हें कोरोना संक्रमण से ज्यादा खतरा होगा। अब एक तो जो डॉक्टर्स उन पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं उनके मन में भी एक सवाल कि आप सामने वाले पेशेंट को क्या प्योरली कोरोना फ्री समझकर उसकी ट्रीटमेंट नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं या फिर डॉक्टर्स के लिए भी जिंदगी बदल रही है। दूसरा, वो पेशेंट्स अगर जा रहे हैं उनके मन में भी सवाल कि कहीं मुझे संक्रमण न लग जाए। तो ये जो एक तरह से समझे हम कि मेडिकली जो ट्रीटमेंट के हिसाब से जो चिकित्सीय दुनिया है उसमें भी बहुत परिवर्तन हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल, ये तो सब हम लोग देख रहे हैं, इसको हम अडेप्ट हो जाएंगे। हम तो जो डॉक्टर हैं, जब से मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, हम ये नहीं देखते कि ये बीमारी क्या है, हम हमेशा मरीज को देखते हैं, ये मरीज में क्या बीमारी है, और वो देखकर हमारी तो ड्यूटी है हर मरीज का ट्रीटमेंट करने का। अभी कभी कभी तो ये फिक्र सबके दिमाग में आता है, लेकिन उसको हम धीरे धीरे भूल रहे हैं। लेकिन आपने मुझे एक सवाल पूछा था जब ऑडियो ऑफ हो गया, और डॉक्टर अरविंद कुमार ने अच्छा आंसर दिया उसका। लेकिन ये भी हमको समझना चाहिए कि वैक्सीन डेवलपमेंट के 4 फेजेस होते हैं, उसको 6 से 9 महीने लगते हैं, लेकिन उसके बाद और भी बड़ी समस्याएं हमारे सामने है। वो वैक्सीन का प्रोडक्शन कैसे करने का, वो वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करने का, वो वैक्सीन सब लोग को कैसे देने का। अगर अमीर लोगों को मिलेगा और गरीब लोगों को नहीं मिलेगा तो जो बीमारी गरीबों में रहेगी वो वापस घूमते रहेगी। अगर अमेरिका में मिलेगा लेकिन अफ्रीका में नहीं मिलेगा तो अफ्रीका से वो बीमारी वापस अमेरिका में जाएगी। ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि एक आदमी से वुहान के मार्केट में ये पूरे दुनिया में ये फैल गई है। अभी बिल गेट्स ने 7 फैक्ट्रियां लगा दी है, क्योंकि जैसे वैक्सीन आ जाएगा सब 6-7 वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग चालू हो जाएगा। जैसे पता चलेगा कि ये वैक्सीन चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, तो वो फैक्ट्रीज को कन्वर्ट कर देंगे और हमको 6-7 बिलियन डोजेस की जरूरत पड़ेगी, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये हमको नहीं समझना चाहिए कि 1-2 महीने में वैक्सीन आ जाएगा। 6 महीने से 1 साल में वैक्सीन आएगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन का चैलेंज होना पड़ेगा, उसका एडमिनिस्ट्रेशन का चैलेंज होना पड़ेगा। तो वो बड़ी बात है। आपने प्लाज्मा थेरेपी के बारे में पूछा था। ये प्लाज्मा थेरेपी को अभी 100 साल से ज्यादा हो गया। जो एमिल फॉन बेरिंग है, एक जर्मन साइंटिस्ट, जिनको सबसे पहला नोबेल प्राइज 1901 में मिला था, नोबेल प्राइज मेडिसिन और फिजियोलॉजी का, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने क्या किया था, खरगोश में डिप्थेरिया की ये डाला था अंदर बीमारी, उससे एंटीटॉक्सिन्स रेडी हो गए। वो एंटीटॉक्सिन्स लेके जब उन्होंने एंटीबॉडीज खरगोश में से निकाले, वो वापस जब बच्चों में डाल दिया तो बच्चों की जिंदगी बच गई। उनको सेवियर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का रक्षक करके समझा गया और उनको नोबेल प्राइज मिला। तो इसकी हिस्ट्री तो बहुत ही बड़ी है और इसमें काफी प्रॉमिस है, लेकिन हमको आगे देखना चाहिए ये कैसे चलता है। तीसरी बात आपने बहुत महत्वपूर्ण निकाली और वो गर्मी के बारे में, क्योंकि मैं हमेशा, मुझे मरीज पूछते रहते हैं कि डॉक्टर आपको लगता है कि अभी मई महीने में गर्मी आ जाएगी, हमारे घर में सब ठीक हो जाएगा? अभी देखिए, ये जो स्टडी आपने जो बताया MIT का, 3 हफ्ते पहले भी MIT ने एक पेपर किया था जिसमें उन्होंने देखा था कि जिन देशों में गर्मी है, ठंडी है, क्या हो रहा है। और उन्होंने पब्लिश किया था 3 हफ्ते पहले इंपॉर्टेंट पेपर कि जिधर गर्मी रहती है तो वायरस कम होता है। तो मैंने उनको उसी दिन यहां से एक कॉरेस्पॉन्डेंस किया कि देखिए, आपने वायरस का बिहेवियर देखा है, आपने ये नहीं सोचा है कि ह्यूमन बिहेवियर गर्मी में क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर बरसात में क्या होता है। हमारे देश में बारिश में लोग बस स्टॉप पे इकट्ठा हो जाते हैं, घरों में इकट्ठा हो जाते हैं, और इसमें जो ह्यूमन बिहेवियर है वो अलग डायरेक्शन में जाएगी, सोशल डिस्टेंसिंग के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। उन्होंने 8 घंटे में हमको जवाब वापस भेजा कि आप जो बोल रहे हो सही है, और हम क्लैरिफाई कर रहे हैं कि हम सिर्फ वायरस की बात कर रही है। ह्यूमन बिहेविंग का बिहेवियर सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, सोशल डिस्टेंसिंग सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। अभी का जो स्टडी आया है वो अगर टेस्ट ट्यूब में वायरस को आप देखोगे तो वो बताएगा कि 1 घंटे में इतना टेम्परेचर पे रहेगा, 2 घंटे में इतना टेम्परेचर के लिए रहेगा। लेकिन जैसे हमने अभी चर्चा की थी कि ह्यूमन बिहेवियर पे जो असर होगा और वायरस और ह्यूमन बीइंग का, वायरस और आदमी का
जो इंटरैक्शन होता है उससे बीमारी होती है, वायरस से सिर्फ बीमारी नहीं होती है। जी, असली दुनिया में अलग तरीके से, क्योंकि उसमें इंसानों बिल्कुल। का बिहेवियर भी जुड़ जाएगा। लेकिन डॉक्टर पारिक, मैं आपको वापस वैक्सीन वाले सवाल पर इसलिए ले जाना चाहती हूँ क्योंकि भारत में जिन वैक्सीन को खासकर ट्रायल की बात हो रही है वो सब बीसीजी फैमिली की हैं, और ये बताया गया अलग अलग संस्थाओं द्वारा कि दरअसल इनके जो बाकी सारी प्रक्रियाएं हैं, एनिमल टेस्टिंग वगैरह की पूरी हो चुकी थी, बस अब ये देखना है कि वो कोरोना वायरस पर, ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर कोरोना वायरस आता है तो उस पर किस तरीके से एक्ट करते हैं। और इसीलिए हमें बताया गया कि वो समय कम लेंगे क्योंकि ये पहले से अलग अलग बीमारियों के लिए पहले से हैं, तो इनका प्रोडक्शन भी बहुत समय नहीं ले सकता। इन चीजों को लेकर क्या उम्मीद नहीं बन सकती है? कि देखिए, प्रोडक्शन एक बात है, प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं, जबकि शायद ये बीमारी में नहीं चलेगा तो और किधर किधर में काम आएगा। लेकिन नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है, वैक्सीन का बीमारी पे क्या असर होता है वो देखना चाहिए। उसके 3-4 फेजेस होते हैं, चौथा फेज की जरूरत नहीं है, पहला फेज हो चुका है, दूसरा भी हो चुका है। तो ये बात सही है कि 6 महीने में हम लोग रेडी हो सकते हैं, लेकिन उसका इफेक्टिवनेस कितना है इस बीमारी पर, टीबी पे नहीं, इस बीमारी पे असर कितना है वो देखना चाहिए। शायद अच्छा असर होगा, शायद नहीं भी होगा। और ऐसे 7 तरह के वैक्सीन का अभी स्टडी हो रहा है, ये एक ही तरह का वैक्सीन है। ये 7 में से अगर हम बहुत लकी है तो एक वैक्सीन चलेगा, शायद 2 भी चल सकते हैं। लेकिन हम उम्मीद तो जरूर रख सकते हैं, लेकिन हम सावधानी को कभी नहीं भूल सकते हैं। हमारे पास वैक्सीन अभी नहीं है, हम उम्मीद रख सकते हैं, बिल्कुल। डॉक्टर अरविंद, जब लॉकडाउन की घोषणा भारत में हुई थी सबसे पहले दिन, उस समय सबके मन में सवाल था कि भारतीयों को जानते हुए कि क्या वाकई लॉकडाउन का इतना लंबा पालन हो पाएगा? क्या एक डॉक्टर होने के नाते आपको लगा था कि लोग इसे मानेंगे? तब जब न तो संक्रमण की संख्या उतनी ज्यादा थी, न मौतों की संख्या उतनी ज्यादा थी, आपको क्या डाउट था ऐसा कि लोगों को समझने में समय लगेगा? और क्या आप आज 1 महीना पूरे होने पर सरप्राइज्ड हैं कि लोगों ने पालन किया है? एक बहुत बड़े तबके ने पालन किया है, कुछ लोग इसका उल्लंघन भी करते रहे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने पालन किया। श्वेता जी, मैंने सोचा था कि आप पहला सवाल मुझसे ये पूछेंगी कि लॉकडाउन के क्या फायदे हुए हैं, तो मैंने उसका एक जवाब तैयार करके रखा था। संक्षेप में बता दूंगा कि उसके 3 फायदे हुए हैं। नंबर 1 तो हमारे जो केसेस की संख्या लीनियर बढ़ी है, एक्सपोनेंशियल नहीं बढ़ी है। डेथ रेट्स भी हमारे बहुत कंट्रोल रहे हैं, सबसे पहला फायदा। दूसरा फायदा कि इस 1 महीने को मैं मेडिकल फैसिलिटीज के लिए एक गोल्डन पीरियड कहूंगा। जिस तरह से पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हुआ, और उससे बड़ी चीज है हम हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज और बाकी लोगों का जो ट्रेनिंग हुआ। देखिए, आप वेंटिलेटर लाके रखते हैं और उसको चलाना अगर किसी को नहीं आता तो उस मशीन का कोई फायदा नहीं है। तो उसके साथ साथ ये भी, तो ये जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ये डेवलप हुआ। लेकिन जो तीसरा और जो सबसे महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग फायदा है वो है emergence of Team India as a force on the global scene। पूरा देश, पूरा वर्ल्ड में जो माइटी पावर्स कहे जाते थे वो आज घुटने टेक चुके हैं, और जिस देश से किसी ने उम्मीद नहीं की होगी कि ये देश इसको लड़के खड़ा हो पाएगा, वो देश अभी राउंड 1 के एंड में सर उठा के खड़ा हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये वाकई बहुत बड़ी बात आपने की है डॉक्टर अरविंद कुमार, और मुझे लगता है कि हर भारतवासी जो इसे सुनेगा इस गर्व के एहसास के साथ आपके ऊपर जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, क्योंकि वाकई जिस तरह से महाशक्तियों में हमने देखा, यूरोप के बाकी देशों में देखा कि लोगों ने उल्लंघन किया, खुलकर उल्लंघन किया, लेकिन भारत ने धैर्य दिखाया, संयम दिखाया। आज वो आंकड़े भी दिखा रहे हैं कि आपके धैर्य ने क्या काम किया है। 30 दिन अभी तक बीते हैं, अभी लॉकडाउन के कुछ और दिन बाकी हैं। जहां तक लड़ाई का सवाल है वो अभी शायद थोड़ी सी और लंबी चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर राजेश पारिक और साथ में डॉक्टर अरविंद कुमार इस पूरी चर्चा के लिए। लेकिन आज तक पर ई एजेंडा जो है कोरोना के मुद्दे पर वो लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।